देखो भाई, तो किरण आरेख होता क्या है ना, ये समझते हैं सबसे पहले। तो जहाँ पर कोई वस्तु, कोई भी कैसे भी कहीं पे भी वस्तु रखी हुई हो, अगर उसका हमें प्रतिबिंब पता करना है कि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इमेज कहाँ पर बन रही होगी, कैसी बन रही होगी, तो इमेज की स्थिति को हम किरण आरेख के द्वारा समझ सकते हैं। तो किरण आरेख अगर आपको बनाना आ गया तो आप किसी भी वस्तु का इमेज बता दोगे कि उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। तो एक तो प्रतिबिंब की स्थिति पता कर लेंगे किरण आरेख की मदद से, और जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है उसका आप साइज भी पता कर लोगे कि प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, उसके बराबर बन रहा है, कैसा बन रहा है। तो ये किरण आरेख की मदद से ही हम पता करते हैं। जैसे अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं कि जो प्रतिबिंब है, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता हो, वो देखो सीधा प्रतिबिंब भी बन सकता है। सीधा आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसकी जो इमेज है वो सीधी बन रही है, या आप जैसे सुबह सुबह अपना जैसे चेहरा देख के आते हो, जो शीशा आपके घरों में लगा हुआ होता है वहाँ पर, वो कौन सा होता है, सीधा ही प्रतिबिंब दिखाता है ना। तो सीधा प्रतिबिंब हो गया ये वाला। देखो हमने ये प्रतिबिंब के आगे जैसे हाथ को कर रखा है, तो जो हाथ है आपका कैसा दिख रहा है, बड़ा दिख गया है यहाँ पर। तो इस तरीके से ये कैसा हो जाएगा, बड़ा प्रतिबिंब हो जाएगा। तो सीधा प्रतिबिंब हो सकता है, बड़ा प्रतिबिंब हो सकता है। और यहाँ पर देखो आप, ये वाला जो प्रतिबिंब है ये क्या हो गया भाई, उल्टा हो गया है। तो इसको आप क्या बोल दोगे, उल्टा प्रतिबिंब हो जाएगा। और ये वाला जो है ये छोटा प्रतिबिंब है। पूरी की पूरी आप देख रहे हो, पूरी बिल्डिंग है, वो सारी की चीज़ें छोटी सी रूप में आ गई हैं, तो ये छोटा प्रतिबिंब है। तो हम किसी भी वस्तु के बारे में यही देखेंगे कि प्रतिबिंब छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, या सीधा आ रहा है या उल्टा आ रहा है, या वास्तविक प्रतिबिंब है या फिर आभासी प्रतिबिंब है। वो किससे निकालना सीखेंगे हम, किरण आरेख की मदद से ही निकालना सीखेंगे। तो किरण आरेख का मतलब क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, आकार किरण आरेख के द्वारा निकाला जाता है। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं। अब किरण आरेख बनाना आपको आना चाहिए, तो करते हैं। देखो इसे, जैसे कि किरण आरेख का पहला रूल क्या होता है, पहला रूल ये होता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, किरण कैसे आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, कंडीशन यही है समांतर आनी चाहिए। तो मुख्य अक्ष के अगर कोई भी किरण समांतर आ रही है तो ये आपतित किरण है। आपतित किरण को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और परावर्तित किरण को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो आपतित किरण है, आने वाली किरण है, आने वाली किरण यहाँ पर आके क्या होगी भाई, टकराएगी, और जिस बिंदु पर, इस बिंदु पर आके टकराने के बाद में ये क्या हो गई भाई, परावर्तित हो गई। तो जिस बिंदु पर ये आके मिली है उस बिंदु को ही हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में भी समझा था कि फोकस होता क्या है। तो फोकस यही तो होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को ही हम क्या बोल देते हैं भाई, फोकस बोल देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, फोकस हो गया। पहला रूल यही याद रखेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर पास कर रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से वो पास करेगी वही बिंदु क्या होता है, फोकस होता है, यानी वो फोकस से पास करेगी हमेशा। तो ये जो हमने किरण आरेख बनाया है ये किसके कारण बना रखा है, अवतल दर्पण के कारण बनाया है। कि अवतल दर्पण दे रखा है, समांतर किरण भेज दी, फोकस से पास कर गई। यही डायग्राम अगर मैं उत्तल दर्पण के लिए बना के देखूं यहाँ पर, तो देखो उत्तल दर्पण के लिए खुद से बना के देखते हैं। ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, और ये मैंने क्या बना दिया, यहाँ पर मुख्य अक्ष बना दिया। अब अगर हम किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं यहाँ से, तो मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, तो किरण कुछ इस तरीके से जा रही होगी, ऐसा करके जा रही होगी, मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। यहाँ पे जाके प्रकाश की किरण क्या होगी भाई, परावर्तित होगी। अब हमें देखना है क्या ये किरण जो है आगे की तरफ इधर चली जाएगी, नहीं, दर्पण से आर पार तो नहीं होगी, बल्कि दर्पण से बस परावर्तन होगा। परावर्तन किधर होगा, किरण वापस चली जाएगी, या इधर जाएगी या इधर जाएगी। देखो वापस तो तब जाती जब ये इस पे जाके कैसे गिरती, लंबवत गिरती। अगर प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे लंब रूप से अगर गिरती है तो टकराने के बाद वापस चली जाती है, लेकिन यहाँ तो ये लंबवत रूप से नहीं गिरी है, तो किधर जाएगी, कैसे मुड़ेगी, वो अगर आपको पहचानना है तो हमेशा याद रखना। बच्चों को पता नहीं रहता, रटते रहते हैं कि ऊपर चली गई, नीचे चली गई, किधर जाएगी, अगर उसे आपको पता करना है तो सबसे पहले आप इसको पे लंब डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, लंब। तो जो लंब है वो इसके वक्रता केंद्र से पास कर रहा होगा। तो ये एक ऐसी लाइन मैंने खींच दी जो वक्रता केंद्र सी से पास कर रहा है, ठीक है। अब ये लंब है, ये आपतित किरण है, तो अभिलंब और आपतित किरण के जो बीच का एंगल है ये वाला, इसको आप क्या बोल सकते हो, आई बोल सकते हो। तो जितना एंगल आई बन रहा है उतना ही एंगल आर बन रहा होगा, यानी कि परावर्तित किरण इसके ऊपर से होते हुए कुछ इस तरीके से ऐसे करके जा रही होगी, लाइक दिस। तो प्रकाश की किरण ऐसे करके सीधी सीधी आई, यहाँ टकराएगी, परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात इधर चली जाएगी, और इस एंगल को हम क्या बोल सकते हैं, आर, क्योंकि हम जानते हैं एंगल आई किसके बराबर होता है, एंगल आर के। इसीलिए जो किरण है वो ऊपर की ओर चली गई। अब ये किधर गई है, ऊपर की ओर गई है, लेकिन अगर आप इसे पीछे की ओर, नीचे की ओर बढ़ाना चाहोगे यहाँ पर, तो इस बिंदु को आप क्या बोल दोगे, फोकस बोल दोगे। क्या बोल दोगे, फोकस बोल दोगे।
तो अवतल दर्पण में तो फोकस पर ये वास्तव में मिलती है जाकर, लेकिन उत्तल दर्पण में ये फोकस पर मिलती हुई बस प्रतीत होगी। प्रकाश की किरण तो सीधी सीधी आई है, यहाँ टकराएगी और टकराने के बाद वापस ऊपर चली गई है, लेकिन अगर आप पीछे की ओर ज्वाइन करना चाहोगे तो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी? फोकस पर। तो पहला रूल याद है, याद रखेंगे, प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो या तो वो फोकस से पास करेगी या फोकस से पास करती हुई मिलती हुई प्रतीत हो जाएगी। ठीक है ना? तो ये होता है हमारा पहला रूल, दोनों दर्पणों के कारण हमने ये बनाया है। सिमिलरली अगर हम सेकंड रूल देखना चाहें तो सेकंड रूल ये कहता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके पास कर रही है, कहाँ से पास कर रही है? वक्रता केंद्र से होके, तो ऐसे करके मैंने प्रकाश की किरण को डाला, सीधी सीधी गई, यहाँ पे जाकर टकराएगी, टकराने के बाद में अगर ये सीधी सीधी गई है यहाँ तक, टकराने के बाद में अब वक्रता केंद्र से अगर पास कर रही है तो इस पर अगर लंब डालोगे तो लंब भी कहाँ से पास करेगा? वक्रता केंद्र से। तो ये कैसे गिरेगी? आके यहाँ पे 90 डिग्री पे ही गिरी है, और अगर 90 डिग्री पे कोई प्रकाश की किरण आगे गिरती है तो वापस उसी रास्ते से होके वो लौट जाती है। तो ध्यान रखेंगे, कोई भी प्रकाश की किरण अगर वक्रता केंद्र से गुजर रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से होके वो लौट जाती है। क्यों लौट जाती है? क्योंकि यहाँ पर ये लंबवत गिरी है, 90 डिग्री के एंगल पर गिरी है। और ये हमने स्पेशल केस पढ़ा था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण पे लंबवत रूप से आके गिरती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी रास्ते से होके लौट जाती है। तो ये तो किसके कारण है? अवतल दर्पण के कारण है। अगर हम उत्तल दर्पण का भी डायग्राम यहीं पे बनाएं तो आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण, ये यहाँ पर मैंने मान लिया ध्रुव है, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं फोकस, और उतनी ही दूरी पर क्या होगा भाई? वक्रता केंद्र होगा। फोकस और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी होती है, पी और सी के बीच की दूरी जो है वक्रता त्रिज्या होती है, और हम जानते हैं फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी होती है। तो अगर प्रकाश की किरण कोई भी वक्रता केंद्र से होते हुए आ रही है या प्रतीत हो रही है, यानी प्रकाश की किरण कोई इस तरीके से आ रही हो, ऐसे करके यहाँ तक, अगर आप इसे बाहर आगे की ओर ज्वाइन करो तो ये आपको ऐसा लगेगा कहाँ से पास कर रही है भाई? वक्रता केंद्र से पास कर रही है। तो प्रकाश की किरण ऐसे आएगी सीधी सीधी, और यहाँ आने के बाद में टकराएगी, टकराने के बाद अब ये वापस उसी रास्ते से होके लौट जाएगी जिस रास्ते से होके ये आई थी। ऐसे करके यहाँ आई, यहाँ टकराने के बाद ऐसे करके इधर नहीं जाएगी। दर्पण से ऐसा नहीं है कि आप आर पार भेज दोगे किरण को, यहाँ आने के बाद उसी रास्ते से होकर लौट जाएगी। तो ये हमारा दूसरा रूल है कि अगर वक्रता केंद्र से कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है तो टकराने के बाद उसी रास्ते से होकर लौट जाएगी। ठीक है। पहला रूल क्या था? अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो फोकस से पास करेगी या पास करती ही प्रतीत होगी, और अगर वो वक्रता केंद्र से होके आ रही है, आती ही प्रतीत हो रही है, तो वापस उसी रास्ते से होके लौट जाएगी। तीसरा रूल देखो, तीसरा रूल क्या है? तीसरा रूल पहले रूल का बिल्कुल उल्टा होता है, अपोजिशन होता है। क्या होता है? जब मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है तो कहाँ से पास कर रही थी? फोकस से। अब ये हम उल्टा कर रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है तो फोकस से जाने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। देखो आप यहाँ पे, ये हमने इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण है, किरण इस तरीके से सीधा सीधा आ रही है, कहाँ से पास कर रही है भाई? फोकस से पास कर रही है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से पास कर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, समांतर चली गई। देखो बिल्कुल पैरेलल में गई है यहाँ से। तो प्रकाश की किरण अगर फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर। तो पहला और तीसरा एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे हैं। सिमिलरली आप उत्तल दर्पण के लिए भी आप ये बना सकते हो। ये देखो उत्तल दर्पण मैंने बना दिया, ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर क्या हो गया? हमारा ध्रुव हो गया जिसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ कहीं पे मैंने मान लिया कि यहाँ कहीं पे फोकस है, यहाँ कहीं पे मैंने मान लिया कि उतनी ही दूरी पर क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। अब आपको फोकस से आती हुई नजर आएगी, यानी किरण को इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ जैसे लगे कि ये फोकस पे जाती हुई मिल रही है, ऐसे करके, है ना? ऐसे करके आई किरण, यहाँ आने के बाद टकराएगी, और टकराने के बाद अब क्या हो जाएगी भाई? ये मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, यानी किरण जो है इस तरीके से लौट के ऐसे करके चलेगी। तो फोकस से पास कर रही है, पास करती हुई प्रतीत हो रही है, तो टकराने के बाद हमेशा वो मुख्य अक्ष के समांतर लौट के चली जाएगी। तो ये हमारा तीसरा रूल हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो फोर्थ, अगला जो रूल है, रूल नंबर 4 क्या है? 4 ये होता है कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण ध्रुव पे आके गिर रही है, कहाँ पर आके गिर रही है? ध्रुव, पी जो होता है। तो यहाँ से मैंने डाली किरण ध्रुव पे आके गिरी, तो ये वाला जो एंगल होता है आपतित किरण और मुख्य अक्ष के बीच का जो एंगल है, इसे हम किससे प्रदर्शित कर देंगे? आई से प्रदर्शित कर देंगे। तो ध्रुव पे अगर आके गिरी है तो जितना एंगल यहाँ पर आई है सेम उतना ही एंगल क्या होगा भाई? आर भी होगा। तो ये हमारा आई हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई? एंगल आर हो जाएगा। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा?
एंगल आर के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बोल सकते हो। क्लियर है? तो 4 रूल हैं, 4 रूल आपको याद रखने हैं। पहला रूल क्या होता है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। दूसरा क्या है, अगर उसका उल्टा करना चाहो तो उल्टा लिख सकते हो कि अगर फोकस से पास कर रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी, और वक्रता के अंदर से कोई किरण जा रही है तो वापस वो लौट के उसी रास्ते से वो लौट जाएगी। और अगला है, अगर कोई भी प्रकाश की किरण ध्रुव से आके गिर रही है तो परावर्तन के पश्चात वो उतने ही एंगल के साथ में नीचे से होके चली जाएगी। जैसे ये आई है, ये आर है, तो उसी एंगल के साथ में चली जाएगी। सिमिलरली आप ये उत्तल दर्पण के लिए भी बना सकते हो। जैसे मैंने उत्तल दर्पण बना दिया, यहाँ पर क्या है हमारा P है, इधर कहीं F होगा, इधर कहीं पे क्या होगा, C होगा। तो इधर से मैंने प्रकाश की किरण को भेजा तो सीधी सीधी गई है, कहाँ पर गिरी है, ध्रुव पर। ये एंगल I है, तो जितना एंगल I बना है सेम उतना ही एंगल वो R के साथ में नीचे की ओर चली जाएगी। तो ये हमारी परावर्तित किरण हो जाएगी। समझ गए चारों रूलों को? तो चारों आपको याद रखने हैं, ठीक है, फिक्स रूल हैं। इसी के बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि कोई भी दर्पण है, जैसे अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के किसी भी जगह पर किसी वस्तु को रख दिया जाए तो आप ये पता कर लोगे कि उसके द्वारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, या प्रतिबिंब छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, क्या बनेगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। जैसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि अवतल दर्पण के द्वारा अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना, तो उस चीज़ को हम कैसे पता करेंगे। सबसे पहले तो हम कितने केसेस करने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा कौन सा हो गया भाई, अवतल दर्पण है। इधर क्या होगा हमारा P, यहाँ कहीं पे क्या होगा F, और यहाँ कहीं पे क्या मान लिया हमने, C मान लिया। तो कितने केसेस हम पढ़ने वाले हैं वो ध्यान से देखो। सबसे पहले पॉसिबिलिटी ये है कि वस्तु को कहाँ पे रख दिया जाए, अनंत पे। अनंत का मतलब है दर्पण के रेस्पेक्ट में वो बहुत ज़्यादा दूरी पर रखा हुआ है। दर्पण के रेस्पेक्ट में वस्तु बहुत दूरी पर रखा हुआ है, तो उसे हम बोल देते हैं कि वो अनंत पे रखी हुई वस्तु है। तो अनंत पे रख दिया जाए वस्तु, तब हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा या आभासी बनेगा। फिर हम बोलेंगे कि अनंत पे नहीं है बल्कि C के इस तरफ है, C से परे बोल देंगे इसे। C से परे का मतलब है वक्रता केंद्र के परे, यानी इस तरफ है, लेकिन एग्जैक्ट अनंत पे नहीं है। मतलब दूरी जो है फाइनाइट है, आप उसे मीजर कर सकते हो। तो यहाँ कहीं पर अगर कर दिया तो C से परे हो गया, C से परे रखने पे किधर बनेगा, तो दूसरा केस ये हो गया हमारा। तीसरी कंडीशन में हम कहाँ पे रख देंगे, C पर रख देंगे। C पर अगर रख दिया जाए, वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रख दिया जाए, तब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। चौथी कंडीशन में C और F के बीच में रख देंगे। पांचवी कंडीशन में F के ऊपर रख देंगे, और छठवीं कंडीशन में F और P के बीच में रख देंगे। तो अवतल दर्पण के कारण ये 6 स्थितियों पर हम वस्तुओं को रख के देखेंगे और देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहे होंगे, कैसे बन रहे होंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे 1 बाय 1। तो कितनी स्थिति हैं, सबसे पहले अनंत पर रखेंगे, दूसरी कंडीशन में C के परे रखेंगे, तीसरी कंडीशन में C पर रखेंगे, चौथी कंडीशन में C और F के बीच में रखेंगे, पांचवीं कंडीशन में F पर रखेंगे, और छठवीं कंडीशन में F और P के बीच में रखने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं इन्हें 1 बाय 1। तो नेक्स्ट देखिए आप, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ पे अवतल दर्पण जो है थोड़ा सा कट गया है, यहाँ लिख लेना, ये अवतल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अवतल। तो अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जिसमें पहला केस है वस्तु कहाँ पर आ जाए भाई, अनंत पर आ जाए। तो वस्तु अगर अनंत पे है तो किस तरीके से बन रहा होगा वो देख लेते हैं। वस्तु अनंत पर है तो देखो, वस्तु जब अनंत पर होती है तो अनंत से जो प्रकाश की किरणें हैं वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर आती हैं, सीधी सीधी आ रही होंगे। तो अनंत पे अगर वस्तु रखी हुई है तो प्रकाश की जो किरणें हैं वो हमेशा समांतर आएंगी। तो इस तरीके से मुख्य अक्ष के मैंने समांतर भेज दिया। तो पहली किरण देखो, आपतित किरण ये है, आपतित किरण ये है, तो मुख्य अक्ष समांतर है, तो कहाँ से पास कर रही होगी, फोकस से पास कर रही होगी। दूसरी किरण ये भेज दी मैंने, आपतित किरण, ये टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, फोकस से चली जाएगी। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण तो आपतित किरण है, और ये वाली किरण और ये वाली किरण कौन सी होगी, परावर्तित किरण। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जिस बिंदु पर परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद होती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, मिलती हैं, उस बिंदु पर ही क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। अगर परावर्तित किरणें वास्तव में मिल रही हैं तो कैसा प्रतिबिंब बन जाता है, वास्तविक। और अगर परावर्तित किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं तो कैसा बन जाएगा वो भाई, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ देखो, प्रकाश की किरण सीधी सीधी आई है, टकराने के बाद इधर चली गई, यहाँ से सीधी सीधी गई है, टकराने के बाद इधर चली गई। तो जिस बिंदु पर मिली है वो कैसे मिली है, वास्तव में मिली है। तो जहाँ पर मिली है वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब की स्थिति में बता सकता हूँ कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, F पर बन गया, प्रतिबिंब फोकस पे बन गया। प्रतिबिंब की प्रकृति अगर आप देखना चाहो तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और मैंने आपको जब बताया था कि जब जब वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तब तब वो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
हमेशा याद रखेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब अगर है तो उल्टा बनेगा और आभासी अगर है तो सीधा बनेगा। अच्छा, अगला है बिंदु के आकार का बनेगा। जो साइज है ये बिल्कुल पॉइंट जैसा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, है ना। वस्तु कितनी बड़ी हो, अगर अनंत पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल बिंदु के आकार का छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर है। तो पहला केस हो गया हमारा, अगर वस्तु अनंत पर हो तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बिंदु के आकार का बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम बना देंगे रे डायग्राम। दूसरा केस देखो हमारा, वस्तु सी के परे हो, कहाँ पर हो, सी के परे अगर वस्तु आ रही हो तो हम देखेंगे किस तरीके से बन रहा होगा। सी के परे, सी के परे का मतलब आप देखो, ये अवतल दर्पण है, ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो गई, ये क्या हो गया हमारा सी। तो सी के परे का मतलब यहाँ पर हमने क्या रख दी है, वस्तु रख दी है, ये ए मान लिया और इस पॉइंट को क्या मान लिया, बी। तो ए बी ये वस्तु रखी हुई है सी के परे, यानी सी के इस तरफ है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अगर पता करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहली किरण कहाँ से भेज दोगे आप, मुख्य अक्ष के समांतर भेज दोगे। तो मुख्य अक्ष के जो समांतर किरण गई है, परावर्तन होगा, परावर्तन के पश्चात कहाँ से पास करेगा, ये फोकस से पास करेगा। पहला रूल तो ये हो गया। दूसरी किरण कहाँ से भेज सकते हो आप, फोकस से भेज सकते हो। तो दूसरी किरण आपने फोकस से भेजी, परावर्तन हो गया, फोकस से जाने वाली किरण कैसे जाती है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, तो इधर चली गई। तो पहले हमने यहाँ से किरण भेजी थी आपतित किरण, ये क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण। दूसरी किरण हमने फोकस से भेजी है तो ये क्या हो गई हमारी परावर्तित किरण। तो परावर्तित किरण देखो कौन कौन सी हैं, एक तो ये वाली किरण है और एक ये वाली किरण है। दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल गया, और जिस बिंदु पर ये मिली है किरणें वहीं पर क्या बन जाएगा हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, और कितना बड़ा बनेगा उसे अगर पता करना है तो मुख्य अक्ष से उस बिंदु को आप जो है मिला सकते हो। तो ये हमारा क्या बन चुका है, प्रतिबिंब। तो पहले प्रतिबिंब कैसा था, सीधा, मतलब सॉरी, वस्तु कैसे रखी थी, यहाँ पर सीधी रखी हुई थी। अब उसका जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा, उल्टा। अगर मुख्य अक्ष के नीचे मिल रहा है तो नीचे की ओर आ गया ये, यानी उल्टा बन रहा है। अगर ये ऊपर की ओर मिलता तो कैसा बन जाता, सीधा बन जाता। अभी हम उसे देखेंगे भी, वो भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो वस्तु का आकार है वो थोड़ा सा प्रतिबिंब के आकार से बड़ा है, या प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से कैसा नजर आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर है, प्रतिबिंब बना कहाँ है, सी और एफ के बीच में बन गया है। प्रकृति कैसी है, वास्तविक, वास्तव में मिला है, वास्तविक है तो उल्टा तो होगा ही, और कैसा बना है, छोटा बना है। ठीक है, तो बनाएंगे कैसे, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर भेज दो, कहाँ से पास कर रहेगी, फोकस से। दूसरी फोकस से भेज दो, समांतर हो जाएगी। जिस बिंदु पर वो मिल रहे हो वहीं पर क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। और आप देख सकते हो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, सी और एफ के बीच में बन गया है, इस तरीके से है। तो वस्तु अगर सी से परे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, सी और एफ के बीच में बना है। जब अनंत पे था तब कहाँ पे बना था, एफ पर बना था। थोड़ा सा इधर वस्तु को लाए तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। अब वस्तु को थोड़ा और इधर लेके जा रहे हैं तो देखेंगे प्रतिबिंब इधर जाएगा या इधर जाएगा। आप खुद सोच सकते हो, जब अनंत पे था तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना, यहाँ बना है। थोड़ा इधर लेके आया तो प्रतिबिंब इधर हो गया, तो इधर अगर लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर हो जाएगा, है ना। तो अगला केस है कि वस्तु को अगर कहाँ पे रख दिया जाए भाई, सी पर रख दिया जाए। तो वस्तु अगर सी पर हो, सी पर रखने का मतलब क्या है, वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। सी क्या होता है, वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु हो जाए तो देखो यहाँ पर, ये देखो सी है, सी पर हमने क्या रख दिया है, वस्तु को रखा हुआ है, ये रहा वस्तु। ठीक है, ये रहा। अब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो पहला रूल तो क्या है, सबसे पहले किरण कहाँ से भेज दो, मुख्य अक्ष के समांतर। कहाँ से पास कर गई, फोकस से। दूसरा क्या है, फोकस से भेज दो, फोकस से जाने पे कहाँ से हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये हमारी परावर्तित किरण हो गई और ये हमारी परावर्तित किरण हो गई। दोनों किरणें कहाँ पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर मिल गई, और जिस बिंदु पर मिली है उस बिंदु को आप ज्वाइन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ये प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, जो प्रतिबिंब बना है वो बिल्कुल सी के नीचे ही बना है, यानी सी पर ही बना है। वस्तु भी सी पर रखी हुई थी और प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना है, सी पर ही बना है। और जितना आकार वस्तु का होता है उतना ही आकार यहाँ पर प्रतिबिंब का भी बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होता है, हमसे पूछ लिया जाता है कि हम वस्तु को कहाँ पर रखें, किसी वस्तु को कहाँ पर रखें कि प्रतिबिंब उसी के आकार का बन जाए। तो उसी के आकार का अगर बनवाना है तो कहाँ पर रखना पड़ेगा, वक्रता केंद्र पर ही रखना पड़ जाएगा। तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर होगी, सी पर होगी। कैसा बनेगा, वास्तविक, वास्तविक है तो उल्टा तो बनेगा ही, और कैसा बनेगा, समान आकार का। तो जैसे जैसे हम वस्तु को इधर लेके आ रहे हैं प्रतिबिंब जो है इधर शिफ्ट होता जा रहा है, समझ रहे हो आप। अनंत पे था तो एफ पर है, सी पर, सी के परे रखा तो सी और एफ के बीच में आ गया था प्रतिबिंब, और सी पर ले आए तो इधर आ गया। अब आप अगला केस सोच सकते हो कि अगर मैं वस्तु को इधर ले जाऊं, कहाँ पर, सी और एफ के बीच में, तो प्रतिबिंब थोड़ा सा इधर हो जाएगा, सी के परे हो जाना चाहिए। तो वो भी देख लेते हैं, यानी फोर्थ केस है हमारा। फोर्थ केस क्या है, वस्तु एफ और सी के बीच में हो जाए। देखो एफ और सी के बीच में हो गए हैं, और यहाँ पर प्रतिबिंब अगर बनाना है तो एफ और सी के बीच में कहीं पे हमने वस्तु बना दी। तो पहली किरण कहाँ से भेजोगे, समांतर। समांतर किरण कहाँ से जा रही है, फोकस से। दूसरी कहाँ से भेज दी, फोकस से। फोकस कैसे जा रही होगी, समांतर।
तो ये परावर्तित किरण और ये परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिल रही हैं उस बिंदु पर ही क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और आप देख रहे होंगे वस्तु को पहले सी पर रखी थी पिछले केस में तो प्रतिबिंब भी सी पर बना था, अब इधर वस्तु को ले गए तो प्रतिबिंब इधर आ गया है, समझ रहे हो। वस्तु को इधर लेते जा रहे हैं, प्रतिबिंब इधर शिफ्ट होता जा रहा है, तो अब प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, सी से परे हो गया है। तो प्रतिबिंब की स्थिति सी के परे है, वास्तविक है, उल्टा है और साइज कैसा हो गया है, बड़ा। आप ये भी देख सकते हो जब वस्तु अनंत पे था तो साइज कैसा था, बिंदु के आकार का। जब सी के परे लेके आए तो साइज छोटा था, जब सी पर ला के रख दिया तो साइज उसी के बराबर हो गया। जब सी के इस तरफ ले गया सी और एफ के बीच में तो साइज थोड़ा सा बढ़ गया है। तो जैसे जैसे वस्तु को इधर ला रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर होता जा रहा है और साइज भी उसका क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखोगे। नेक्स्ट अगली बार अगले केस में कहाँ पे रखेंगे भाई, एफ पर रख देंगे। तो अगला जो हमारा 5th केस है, 5वें केस में हमने वस्तु को कहाँ पे रख दिया है, फोकस पे रख दिया है। ये रहा फोकस, ये रखी वस्तु। तो इसके द्वारा अगर हम प्रतिबिंब देखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो पहली किरण हम कहाँ से भेज दिए, मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर अगर किरण होती है तो कहाँ से पास करेगी, हमेशा फोकस से पास करेगी। दूसरी किरण को अभी हम कहाँ से भेज रहे थे, फोकस से भेज रहे थे। अब फोकस में ही वस्तु है तो फोकस से तो आप भेज नहीं पाओगे, तो अब कहाँ से भेज दो, या तो आप वक्रता केंद्र से भेज दो या आप पी से भेज दो, कहीं से भी तुम्हारी इच्छा है, कहीं से भी भेजो, आंसर वही आएगा। रे डायग्राम से आप प्रतिबिंब पता कर लोगे। तो पहली किरण हमने मुख्य अक्ष समांतर भेजी, फोकस से चली गई। दूसरी किरण यहाँ पर हमने कहाँ से भेज दी है, सी से भेज दी है, ऐसे करके सी से जाती हुई गई है। तो सी से हमें पता है कि जो किरण जाती है वही परावर्तन के पश्चात लौट के आ जाती है, पाथ वही होता, सेम होता जब सी से पास करती है। तो आप चाहो तो इसे ऐसे भी भेज सकते थे कि प्रकाश की किरण को हमने पी से भेज दिया, कहाँ से, पी से। तो पी से अगर आपने किरण को भेजा, ऐसे करके जाएगी, जितना एंगल ये है सेम उतने ही एंगल के साथ में परावर्तित होती, ऐसे करके। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों कैसे मिलती हैं आपको, समांतर। तो ये दोनों किरण समांतर हैं, ये भी किरण समांतर है, तीनों ही किरण कैसे हैं, यहाँ समांतर हैं। समांतर किरण का मतलब समझ रहे हो आप, समांतर किरण का मतलब है कि ये परावर्तित किरणें आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगी। समांतर का मतलब गैप समान है, गैप समान है इसका मतलब मिलेंगे नहीं। तो हम क्या बोलेंगे कि आपको अनंत पे जाके मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी, वो आप मान लोगे वो कहाँ पे जाके मिल रही हैं, अनंत पे जाके मिल रही हैं। तो इस कंडीशन में आप ऐसे भी बना सकते थे और वैसे भी बना सकते, कैसे भी कर लो। तो इस स्थिति में हम बोल देंगे कि जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, अनंत पर मिलेगा, बहुत दूर मिलेगा जाके। अनंत का मतलब बहुत नीचे कहीं पर जाके मिल रहा होगा, ऐसे करके लाइन जा रही होंगी, आगे जाके कहीं पर आपको ये मिलती हुई प्रतीत हो रही होंगी। और बहुत दूर जाके मिलेगा, इसका मतलब है मुख्य अक्ष के बहुत नीचे पहुँच जाएगा वो बिंदु, और मुख्य अक्ष के नीचे चला जाएगा तो प्रतिबिंब में बोल सकता हूँ कैसा बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा। बड़ा ही नहीं, बहुत बड़ा बन जाएगा। तो अनंत पर है, बनेगा वास्तविक ही, वास्तविक है तो उल्टा होगा और कैसा बन जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो आप, तो और बड़ा हो गया। अब देख रहे हो वस्तु को इधर लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब इधर शिफ्ट होता जा रहा है और बड़ा हो गया। अब अनंत पर बन गया प्रतिबिंब। अब क्या है अगली केस में, पी और एफ के बीच में यहाँ कहीं पे वस्तु को रख दिया जाए। अब अनंत से आगे तो कोई चीज़ है नहीं कि वहाँ पर बन जाएगा वो। तो अगला केस और मज़ेदार है, देखो ध्यान से ऐसे, जो अवतल दर्पण के लिए लास्ट केस है हमारा 6th पोजीशन। 6th पोजीशन कहाँ पे हो सकती है, पी और एफ के बीच में अगर वस्तु को रख दिया जाए। तो पी और एफ के बीच में अगर रखेंगे तो पहली किरण हमने कैसे भेजी है, समांतर भेजी। समांतर किरण कहाँ से जाती है, फोकस से चली गई। दूसरी किरण को आप कहीं से भेज सकते हो सकता है आप सी से भेज दें या हो सकता है आप पी से भेज देते, ऐसे करके पी से भेज के ऐसे करके कर देते, तुम्हारी चॉइस है, कहीं से भेजो। तो पहली किरण मुख्य अक्ष समांतर इधर चले गए, दूसरी किरण मैंने सी से भेजा इधर चले गए। अब ये समांतर नहीं है, थोड़ा सा गैप है। गैप है अगर ऐसे करके गैप है तो आगे तो कहीं मिलेंगी नहीं किरणें। दो किरणें ऐसे करके गैप के साथ में भेज दी जाए तो आगे तो मिलेंगे नहीं। तो कहाँ मिलेंगे, अगर आप इन्हें पीछे की ओर ज्वाइन कर दोगे, दोनों को इधर बढ़ा दिया इसको भी, इधर बढ़ा दिया इसको भी, तो पीछे की अगर ज्वाइन करोगे तो यहाँ कहीं पे जाके ये प्रतिच्छेद हो जाएंगे, और जिस बिंदु पर ये प्रतिच्छेद हो जाएंगे उसी बिंदु पर क्या बन जाएगा, हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो यहाँ कहीं पर प्रतिबिंब बना है। और अब देखो ये किरणें, पहली किरण यहाँ तक गई थी, यहाँ जाने के बाद इधर लौट के आ गई है। दूसरी किरण सीधी सीधी गई थी, फिर वो जाके जो है लौट के आ गई है। अब ये दोनों जो किरणें हैं वो यहाँ पे आगे तो मिली नहीं है, लेकिन मिलती हुई हमें प्रतीत हुई है पीछे की ओर। यानी ये जो प्रतिबिंब बना है कैसा बना है, आभासी। और आभासी बनते ही किधर चला गया, ऊपर सीधा हो गया। यही मैं बता रहा था, अगर आभासी प्रतिबिंब है सीधा बनेगा और वास्तविक है उल्टा बनेगा। और बना किधर है, दर्पण के पीछे बना है। तो आप देख सकते हो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, दर्पण के पीछे है। आभासी है तो सीधा है, और सीधा यानी बड़ा भी प्रतिबिंब बना है। ये 6 स्थिति हैं अवतल दर्पण के लिए। तो आप ये कह सकते हो कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब वास्तविक बन सकता है,
सीधा बन सकता है, आभासी बन सकता है, उल्टा बन सकता है, कैसा भी प्रतिबिंब बन सकता है। ठीक है, वास्तविक है तो कैसा बनेगा, उल्टा, आभासी है तो सीधा, हर तरीके का बन रहा है। अच्छा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब कब बना है, केवल एक स्थिति में बना है, बाकी सभी स्थिति में कैसा बना है, वो वास्तविक और उल्टा। एक स्थिति में वो आभासी और सीधा हो चुका है। छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है, समान आकार का भी बन सकता है। अवतल दर्पण से किसी भी तरीके का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। क्लियर है, ये आना चाहिए, बनाना आना चाहिए। और बनाने के लिए कुछ खास करना नहीं है, वही याद रखना है। पहली किरण कहाँ से भेज देनी है, समांतर भेजनी है, वो फोकस से पास करेगी, और दूसरी किरण फोकस से भेजे समांतर हो जाएगी। जिस केस में फोकस से भेजना संभव नहीं है तो कहाँ से भेज दो, वक्रता केंद्र से भेज दो, या पोल से भी भेज सकते हो, ध्रुव से भी भेज सकते हो, कहीं से भी आप भेज दीजिए, डायग्राम सेम मिल के आएगा, रिजल्ट भी सेम मिलेगा आपको। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ये जो अभी हमने पढ़ा है इन सभी को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़ा है। वस्तु की स्थिति, वस्तु अगर कहाँ पर रख दिया जाए भाई, अनंत पर रख दिया जाए, तो अनंत पर अगर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना था, फोकस पर बना था। फोकस पर बिल्कुल बिंदु के आकार का बना था। और वास्तविक और उल्टा है ना, ये थोड़ा सा कट गया है भाई, है ना पीपीटी में, तो आप इसे सही कर लेना। उल्टा 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 लिखा हुआ है इधर, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। दूसरी कंडीशन क्या है, सी के परे अगर कर दिया जाए, तो सी के परे जब हमने किया था तो कहाँ पे बना है, एफ और सी के बीच में रखा है, छोटा ही बन रहा था, वास्तविक और उल्टा बन रहा था। जब हमने सी पर रख दिया तो प्रतिबिंब भी कहाँ पर बना था, सी पर। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, सी पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा और वास्तविक उल्टा ही बनेगा। अगला है एफ और सी के बीच में जब रखा था तो सी के परे हो गया था, बड़ा हो गया था, वास्तविक और उल्टा ही बना है। अगला है जब फोकस पे रख दिया है तो अनंत पर बना है, बहुत बड़ा हो गया, वास्तविक और उल्टा ही है। और लास्ट कंडीशन है पी और एफ के बीच में अगर रख दिया जाए तो दर्पण के पीछे बना था, बड़ा बना है और आभासी और सीधा बना है। तो पहले 5 केसेस देख रहे हो, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, और एक केस में कैसा बना है, वो आभासी और सीधा हो गया है। तो ये 6 केस हमारे अवतल दर्पण के द्वारा किरण आरेख है प्रतिबिंब का बनना है। ठीक है, याद रखेंगे आप आराम से। ओके, अब देखो उत्तल दर्पण के कारण अगर हम देखना चाहें कि उत्तल दर्पण के कारण किस तरीके से रेडियोग्राम बनेंगे, तो उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख, ठीक है, तो ये लिख लेना, पूरा लिख लेना। उत्तल दर्पण के द्वारा, वैसे दोबारा लिख देता हूँ, कट गया है, उत्तल दर्पण के द्वारा किरण आरेख, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और उत्तल दर्पण में अब देखो कितनी संभावनाएं हैं किरण आरेख बनाने की, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। उत्तल दर्पण ऐसे ही होता है भाई, इस तरीके से, पोल इधर होगा, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि गोला इधर ही होगा, गोला का जो केंद्र होता है वो इसका वक्रता केंद्र हो जाता है, और इधर क्या आ जाएगा, हमारा एफ आ जाएगा। तो अब आप इधर तो वस्तु को रख नहीं पाओगे, क्योंकि इधर तो कलई हो रखी है, पॉलिश हो रखी है, इधर रख भी दोगे तो उस पर कुछ दिखेगा ही नहीं। प्रतिबिंब को अगर देखना है तो दर्पण के सामने इधर रखना पड़ेगा, जहाँ से प्रकाश परावर्तित हो पाए। और इधर कोई बिंदु है नहीं है कि ये सी है कि एफ है कि इधर, तो हमें पता नहीं, सारे के सारे इधर ही। तो यहाँ पर केवल 2 संभावनाएं हैं। क्या, पहले तो आप बोल दो कि वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर, और दूसरे आप बोल दोगे अनंत और पी के बीच में कहीं पे भी रख दो, अनंत और पी के बीच में कहीं पे भी रख दो, और एक अनंत पर। तो उत्तल दर्पण के लिए केवल 2 कंडीशंस पॉसिबल होती हैं, 2 संभावनाएं पॉसिबल होती हैं। ठीक है, दोनों को देख लेते हैं जल्दी से। तो पहला जो है हमारा वो कौन सा है, वस्तु अगर अनंत पे आ जाए। वस्तु अगर अनंत पे है तो मैंने आपको बता ही रखा है, अनंत पे अगर वस्तु है तो अनंत से किरणें कैसे आते हैं, हमेशा समांतर आते हैं। तो कितनी भी किरणें बना दो, 1 2 3 4 5 6 जितनी भी बना रहो, समांतर किरणें आएंगी, टकराने के बाद वो इधर लौट के चली जाएंगी। लेकिन अगर आप इन सभी किरणों को मिलाओगे तो कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, फोकस पे। बताया, समांतर किरणें फोकस पर ही मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहाँ पे देखो किरण ऐसे करके आई, यहाँ जाने के बाद इधर लौट गई, ऐसे करके आई, यहाँ जाने के बाद इधर लौट गई, ये आई इधर लौट गई, इधर आई इधर लौट गई, इधर आई यहाँ से लौट गई। तो ये किरणें आगे तो मिलेंगी नहीं, पीछे मिलती हुई प्रतीत होंगी, ये वास्तव में नहीं मिली हैं। अगर ये प्रतीत होंगी इसका मतलब है कैसा बनेगा भाई हमारा, आभासी। और कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं, फोकस पर। और फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हुई हैं तो उसी बिंदु पर मिली हैं, यानी साइज कैसा हो जाएगा, बिंदु के आकार का। यहाँ पर लिखा हुआ है बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का। और आभासी है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। तो फोकस पर आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का, इस तरीके से आप प्रतिबिंब को देख सकते हो। पहला केस याद है, ओके। दूसरा देखो, दूसरी कंडीशन में हम कहाँ पे रख सकते हैं, वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच में अगर आ जाए, अनंत और ध्रुव के बीच में, तो 2 कंडीशन ही पॉसिबल होती हैं। तो अनंत और ध्रुव के बीच में मैंने यहाँ पे वस्तु को रख दिया, तो पहली किरण कहाँ से भेजी हमने भाई, यहाँ से समांतर भेजी, समांतर किरण इधर चली गई। दूसरी किरण हमने कहाँ से भेजी, फोकस से जाते हुए, ऐसे करके हमने माना कि फोकस से जा रही है इस तरीके से, या फिर ये वक्रता केंद्र से जाते हुए भेजी जहाँ तो हमने। तो पहली किरण इस तरीके से भेजी, इधर चली गई, दूसरी वक्रता केंद्र से होते हुए जा रही है तो वापस इधर चली जाएगी।
तो दोनों किरणें ऊपर तो कहीं नहीं मिलेंगे, अगर ऊपर नहीं मिली है तो दोनों को आप पीछे की ओर मिला दो, तो पीछे की ओर अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ कहीं पे जाके दोनों किरणें मिलेंगी। और इसको अगर मैं यहाँ से मिला दूँ तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास प्रतिबिंब, तो ये ए बी था और ये क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश। तो अब भी ये कैसा बना है, आभासी, क्योंकि किरणें मिलती ही प्रतीत हुई हैं। तो आभासी बना है, आभासी बना है तो सीधा बना है, और बना कहाँ है, पी और एफ के मध्य बना है, पी और एफ के मध्य बना है, और कैसा बना है, छोटा बना है। तो ये दो स्थिति हैं, दो कंडीशंस हैं उत्तल दर्पण के लिए, आप याद रख सकते हो। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, देखो उत्तल दर्पण केवल और केवल आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बना रहा है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब ही बना रहा है। और क्या कह सकते हो, उत्तल दर्पण ने जब वस्तु अनंत पे थी तो कहाँ पर बन रहा था, फोकस पे, और इधर कहीं पे भी रख दो तो कहाँ पे बनेगा, पी और एफ के बीच में ही बनेगा। यानी प्रतिबिंब हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगा या फोकस पर बनेगा, प्रतिबिंब कभी भी इधर नहीं बन सकता है। तो ये उत्तल दर्पण की लिमिटेशंस हैं। क्या है कि उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बना सकता, और वास्तविक या फिर उल्टा प्रतिबिंब नहीं बना सकता, और जो प्रतिबिंब है वो बड़ा भी नहीं बना सकता। हमेशा कैसा बना रहा है, छोटा बना रहा है, सीधा बना रहा है, आभासी बना रहा है। तो इस तरीके का ये नहीं बना सकता है। और प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, पी और एफ के मध्य ही बन रहा है, वो एफ के इधर उधर साइड में नहीं बना सकता है। ठीक है जी। तो ये है उत्तल दर्पण के लिए, याद रखना, ये वास्तविक नहीं बना सकता है, उल्टा नहीं बना सकता और बड़ा नहीं बना सकता है। कौन सा है, उत्तल दर्पण की बात हो रही है यहाँ पर। किसकी बात हुई है, उत्तल दर्पण की बात। क्लियर है, आगे देखते हैं। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि कुछ 3 दर्पण आपको दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। उस दर्पण के सामने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी वस्तु की दूरी आपको दे रखी है कि वस्तु की दूरी कितनी है। तो पहली स्थिति में वस्तु कहाँ पे रखी है, 30 सेंटीमीटर पे रखी है, दूसरी में कहाँ पे रख दी है, 10 पे रख दी है, और तीसरे में कहाँ पे रख दी है, 20 सेंटीमीटर पे रखा है। 3 स्थिति हैं, तीनों स्थिति में अलग अलग जगह पे वस्तु को रखी हुई है। पहली स्थिति में 30 सेंटीमीटर, दूसरी स्थिति में 10 सेंटीमीटर पर, और तीसरी स्थिति में 20 सेंटीमीटर पर रखी है। और फोकल लेंथ का मतलब है इसकी जो फोकस दूरी है वो आपको दे रखी है। फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, कितनी कितनी है, पहली स्थिति वाले की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर, दूसरे की 15 सेंटीमीटर, और तीसरे कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तीनों स्थिति याद रखेंगे। तो फोकस दूरी दे रखी है और वस्तु की दूरी दे रखी है। आपसे पूछा क्या है, किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा, किस स्थिति में प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनेगा। तो आपको सोचना पड़ेगा प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कब बनता है, जब वस्तु सी पर रखी हुई होती है। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का कब बनता है भाई, जब वस्तु कहां पर हो, वस्तु सी पर हो। भाई वक्रता केंद्र पर होते तभी तो वो सेम बनता है, अदरवाइज तो सेम बना ही नहीं था। मैं स्टार भी लगाता आ रहा था तभी से, आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो वस्तु अगर सी पर हो तो आप जो है बोल सकते हो सी यानी वक्रता केंद्र पर। अब आप पहचानोगे कि कहां पर सी पर रखी है। तो देखो फोकस दूरी कितनी है, 20। फोकस दूरी अगर 20 है तो वक्रता त्रिज्या अगर आप निकालोगे तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 40। तो केंद्र 40 सेंटीमीटर पे है और वस्तु कहाँ रखी है, 30 पर, यानी इसमें तो वो समान आकार का नहीं बनेगा। इसमें देखो फोकस दूरी कितनी है, 20, तो वक्रता त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी भाई, 30। तो वक्रता केंद्र 30 सेंटीमीटर पे और वस्तु को कहाँ पे रख दिया, 10 पे। यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इसके लिए वक्रता त्रिज्या निकालोगे तो कितनी आ गई, 20, यानी वक्रता केंद्र 20 सेंटीमीटर पे आ जाएगा और वस्तु भी कहाँ पर रखी है, 20 सेंटीमीटर पे। तो तीसरी स्थिति ऐसी स्थिति आ गई जहाँ पर वक्रता केंद्र भी 20 सेंटीमीटर पे है और वस्तु भी कहाँ पर है, 20 सेंटीमीटर पे है। यानी इस स्थिति में वस्तु कहाँ पर बनेगी, सी पर हो जाएगी और इस स्थिति में समान आकार का प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई हमारा, इसका आंसर आ जाएगा स्थिति थर्ड, तीसरी स्थिति हमारी सही हो जाएगी, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु हमारी स्थित है। ठीक है। दूसरा देखो सीरियल नंबर 2 यानी दूसरा वाला जो है, इसके लिए किरण आरेख बनाइए। किरण आरेख को बनवा रहा है, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से देखो। तो ये अवतल दर्पण के लिए बात हो रही है पूरी, अवतल दर्पण के लिए है ना, ये लिख लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, अवतल दर्पण के लिए है। तो ये हमने अवतल दर्पण बना लिया, ये रहा हमारा अवतल दर्पण। दूसरी स्थिति के लिए बना रहे हैं, इधर P है, ठीक है। तो इसका फोकस दूरी, फोकस कितने पे है, 15 सेंटीमीटर पे है। तो यहाँ कहीं पे हमने क्या बना दिया, फोकस F मान लिया, और उतनी ही दूरी पर यहाँ कहीं पर क्या आ जाएगा भाई, वक्रता केंद्र आ जाएगा। तो ये 15 सेंटीमीटर पे मैंने फोकस मान लिया। वस्तु कहाँ पे रखी है, 10 सेंटीमीटर पे। 10 सेंटीमीटर का मतलब है
15 के बीच में ही कहीं पे यहाँ पे होगी। तो यहाँ कहीं पे क्या रख दी हमने, वस्तु रख दी, तो यहाँ पे वस्तु रखी है। तो इस स्थिति के लिए किरण आरेख बना देना है आपको। और ये जानते हो कौन सी स्थिति हो गई, जब वस्तु P और F के बीच में रखी हुई है। तो P और F के बीच में अगर रखी है तो कैसे बनाते हैं, पहली किरण कहाँ से भेज दो भाई, मुख्य अक्ष के समांतर, कहाँ से पास करेगी, फोकस से, फोकस से पास करेगी। दूसरी किरण कहाँ से भेज दो, या तो C से भेज दो या फिर P से भेज दो। C से तो हमने देख लिया था, मैं P से भेज के दिखा देता हूँ। दूसरी किरण मैंने P से भेजी और ये जो है इस तरीके से जाएगी। अब ये दोनों किरणें परावर्तित किरणें जो हैं आगे तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो किधर मिलेंगे, पीछे की ओर। पीछे की ओर ज्वाइन करो इन्हें, ऐसे करके बढ़ाया मैंने, तो यहाँ कहीं पे ये मिल गई हैं। और जिस बिंदु पर मिली हैं उसी बिंदु पर क्या बन जाएगा भाई, प्रतिबिंब, यानी ये बन गया हमारा प्रतिबिंब। और प्रतिबिंब जो बना है वो आप लिख सकते हो, जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है भाई, दर्पण के पीछे बना है। कैसा बना है, आभासी। और आभासी अगर बनता है तो कैसा बनता है भाई, सीधा। और क्या लिख सकते हो, बड़ा। इस तरीके से आप दूसरी स्थिति के लिए किरण आरेख बना दोगे। हो सकता है क्वेश्चन में आपसे बोल दे कि पहली स्थिति के लिए बना दो या तीसरी स्थिति के लिए बना दो, तो वो आप उसी तरीके से बनाओगे जैसे अभी हमने पढ़ा। क्लियर है। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किरण आरेख आपको पता होने ही चाहिए, कहाँ पर वस्तु रखी हुई है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, कब वास्तविक बनेगा, कब आभासी बनेगा, कब छोटा बनता है, कब बड़ा बनता है, कौन सा दर्पण किस तरीके का प्रतिबिंब बना सकता है, किस तरीके का नहीं बना सकता, वो याद रखेंगे। तो अवतल दर्पण तो हर तरीके का बना रहा था, हर तरीके की संभावनाएं वहाँ पर हैं, लेकिन उत्तल दर्पण में लिमिटेशंस हैं। उत्तल दर्पण केवल और केवल सीधा और कैसा बना रहा है भाई, आभासी बना रहा है, और छोटा ही बना रहा है, बड़ा भी नहीं बना पा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पूरा नोट्स एप्लीकेशन पे मिल ही जाएंगे। ठीक है, मैं आज डाल दूँगा उन्हें पूरा। ठीक है, कर लेना आप इनको, है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल की क्लास में करेंगे।